अब हमारा होगा वर्किंग नोट नंबर 6। वर्किंग नोट नंबर 6 होगा आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का किस किस में शेयर होता है बोलो? एक होता है आपका शेयर कैपिटल में और दूसरा होता है आपका प्रॉफिट्स में। तो शेयर कैपिटल आप किसकी? बी लिमिटेड की। शेयर कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी में दो जनों के हिस्से होते हैं। एक होता है आपका मेजॉरिटी यानी होल्डिंग कंपनी और दूसरा होता है माइनॉरिटी का। तो इस क्वेश्चन में आपका जो मेजॉरिटी का था उसका कितना हिस्सा था? 80%, 80%। तो बोलो माइनॉरिटी का कितना हिस्सा होगा आपका? 20% यानी कि 20%। तो 20% किसका? आपका शेयर कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड। तो देख के बताएंगे। तो बी लिमिटेड की आपकी कैपिटल है 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख का अगर आप 20% यानी कि माइनॉरिटी का कैलकुलेट करें तो आ जाएगा आपका 2 टू ज़ा 4 यानी 40,000 रुपीज़। तो शेयर कैपिटल किसकी? बी की। 20% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड का किसका हिस्सा होगा बोलो? माइनॉरिटी का। कितना होगा आपका? 40,000। वेरी गुड। अब दूसरा हिस्सा किस में होगा? एक शेयर कैपिटल में हो गया और दूसरा हिस्सा किस में होगा आपका? बोलो बोलो। वेरी गुड। प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट्स आपके दो तरीके के होंगे। एक होगा आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और दूसरा बोलो कौन सा होगा? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। दो ही तरीके के हिस्से होते हैं, एक कैपिटल में और एक प्रॉफिट में। और इनकी हमें बिल्कुल भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्री एक्विजिशन ऑफ प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन ऑफ प्रॉफिट दोनों के हम ऑलरेडी वर्किंग नोट बना चुके हैं, जिसमें हमने माइनॉरिटी का इंटरेस्ट कैलकुलेट भी कर लिया था। तो वही अपना माइनॉरिटी का इंटरेस्ट 20%। तो कौन से वर्किंग नोट बनाए ज़रा देख लेते हैं। वाह, पोस्ट एक्विजिशन का तो यही मिल गया। वर्किंग नोट नंबर 5 में हमने पोस्ट एक्विजिशन का बनाया था। देखते हैं इसमें हमारा माइनॉरिटी का हिस्सा कितना निकला था। माइनॉरिटी का ये रहा 20% शेयर ऑफ माइनॉरिटी कितना? 6900। तो 6900। और प्री एक्विजिशन का कौन सा वर्किंग नोट था? ये रहा वर्किंग नोट नंबर 4 था आपका अलोकेशन ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तो वर्किंग नोट नंबर 4 हम रेफरेंस के लिए यहाँ डाल देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4 में देखो नीचे जाके। वेरी गुड। ये रहा माइनॉरिटी का हिस्सा था आपका 20% जो कि था आपका 36,700। तो बहुत ही आसानी से जो है हमारा वर्किंग नोट नंबर 6 यानी कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया है। शेयर कैपिटल का हिस्सा, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का हिस्सा और आपका पोस्ट एक्विजिशन का हिस्सा। अब फटाफट से इसे टोटल कर लेते हैं। 40,000 शेयर कैपिटल में, प्री एक्विजिशन में आपका 36,700 और आपका 6,900 हो गया पोस्ट एक्विजिशन में। तो टोटल जो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट आया है वो आपका आया है 83,600। तो चलो हमारा वर्किंग नोट नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वैसे बहुत आसान था। अब आते हैं अपन वर्किंग नोट नंबर 7 में। वर्किंग नोट नंबर 7 आपका है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, भी जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। और वैसे हम मेनली क्या यूज़ करते हैं इसका नाम? गुडविल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और आपका गुडविल। तो गुडविल निकालने के लिए मैंने आपसे बोला था हमें दो चीज़ें की ज़रूरत होती है। अगर आपने पहले के इलस्ट्रेशंस किए होंगे तो हर बार मैंने दो ही चीज़ बोली थी। क्या क्या? एक, हमें कितने का पड़ा, मतलब हमने जो इन्वेस्टमेंट करी, जो शेयर्स एक्वायर किए वो हमें कितने के पड़े, और दूसरी चीज़ हमें उसके बदले क्या मिला। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें कितने का पड़ा। तो हमने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट
हमने कितने के शेयर्स खरीदे, माइनस कर देंगे हम इसमें प्री एक्विजिशन डिविडेंड, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने का पड़ा, यानी नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का पड़ा, ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, एक बार जैसे ही आपको ये पता चल जाए कि हमें कितने का पड़ा, उसके बाद हमें देखेंगे कि हमें इसमें क्या मिला, तो हम लेस कर देंगे हमें क्या मिला। तो हमें दो चीज़ें मिलेंगी, 80% ऑफ शेयर कैपिटल, नेट एसेट्स, मैंने बोला था ना नेट एसेट्स लेस कर देते हैं क्या, नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स कैसे निकलते हैं, 80% ऑफ शेयर कैपिटल और आपका 80% ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। 80% क्यों लगाया है, क्योंकि हम यहाँ पर किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, गुडविल आपका मेजॉरिटी का। ठीक है, और मेजॉरिटी का हिस्सा कितना होता है, 80%। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमने ख़रीदा कितने का था, ये हमें कहाँ पता चलेगी, जब हम ए लिमिटेड ने ख़रीदे हैं बी लिमिटेड के शेयर्स, यानी कि ए लिमिटेड के बैलेंस शीट में एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा, ए लिमिटेड के बैलेंस शीट में एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा, ये रहा देखो, इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड एट कॉस्ट, यानी कि उन्होंने कितने के शेयर खरीदे हैं अपने, 3,40,000 के। तो कितने का खरीदा, 3,40,000, माइनस कर देंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, देखते हैं हमने कहाँ कैलकुलेट किया था, स्टार्टिंग में क्या होगा, ये रहा आपका प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो उसके पास, किसके पास, होल्डिंग कंपनी के पास 1600 शेयर्स थे और बी लिमिटेड यानी कि सब्सिडरी कंपनी ने 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो मेरे पास 1600 शेयर्स है, 100 रुपये ईच के, यानी कि 1,60,000 अमाउंट का। तो उसका अगर मैंने 10% निकाला तो मेरे को डिविडेंड कितना मिला, 16,000। और ये जो डिविडेंड आपका मिला था ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से मिला था, उन्होंने बोला था ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से मिला है, तो ये हमारा क्या होगा, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। वो तो उन्होंने गलती करी थी जो इसे P&L में डाला था, हम थोड़ी गलती करेंगे, हमने तो सही कर दिया था। तो ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से मिला है, तो ये क्या है आपका, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। 1600 शेयर थे 100 ईच के, इंटू 10%, तो हमें मिला था 16,000 प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो इसे लेस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगी नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो 3,40,000 ये हमने बैलेंस शीट में से निकाल लिया, माइनस 16,000, ये आपका आ गया 3,24,000। ये क्या आया आपका, नेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी हमें कितने का पड़ा। वेरी गुड। अब हमें क्या क्या मिला, तो देखो शेयर कैपिटल है आपकी 2 लाख रुपीज़, उसमें होल्डिंग का शेयर कितना होगा 80%, तो 2 8 से 16 कितना हो गया आपका 1,60,000। सिंपल है ये तो, जैसे हमने उसका माइनॉरिटी का निकाला था 2 2 जा 4 40,000, उसी तरीके से 2 8 जा 16 1,60,000 कैपिटल का हिस्सा। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जैसे हमने माइनॉरिटी में गए थे वर्किंग नोट नंबर 4 में, यहाँ भी हम किसका रेफरेंस दे देंगे, वर्किंग नोट नंबर 4 का। तो देखो वर्किंग नोट नंबर 4 कहाँ है आपका, ये रहा आपका वर्किंग नोट नंबर 4। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का लोकेशन किया था और इसमें मेजॉरिटी का कितना आया था 146,800। कितना 146,800।
ठीक है। तो हमें टोटल कितना मिला देखो, 1,60,000 प्लस 1,46,800, टोटल मिल गया आपका 3,06,800। यानी कि हमें पड़ा इतने का और हमें मिला इतना। ज़्यादा का पड़ गया ना 324 का, और मिला कितना 3,6, यानी कि ज़्यादा का पड़ गया। तो ये आपका जो आएगा वो आएगा गुडविल। क्या आएगा? गुडविल। तो 3,24,000 में से 3,6,800 ये आ जाएगा आपका 1,700 आपकी आ गई, 17,200 ये आपकी आ गई गुडविल। ठीक है। तो गुडविल निकालने में क्या था, हमें कितने का पड़ा और हमारे बदले में कितना मिला। तो ये हमने उसकी बैलेंस शीट से देख लिया इन्वेस्टमेंट कि उन्होंने खरीदे थे 3,40,000 के, माइनस कर दिया प्री एक्विजिशन डिविडेंड 1,600 के शेयर थे, 10% डिविडेंड 16,000। तो हमें नेट कितने का पड़ा, हमें मिला 3,24,000, 3,24,000। बदले में हमें मिला क्या, एक तो शेयर कैपिटल और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, दोनों को प्लस कर दिया, इतने का हमने शेयर एक्वायर किया, इतना मिला और ये हमें मिला। और बाकी आपका जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है वो तो आपका P&L में चले ही जाएगा, तो उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो गुडविल होप सो आपको समझ में आया हो। तो बढ़े अपने वर्किंग नोट नंबर कौन से पे, 7 तक तो हो गए आपके, वर्किंग नोट नंबर 8 पर। आइए आते हैं अपने वर्किंग नोट नंबर 8 पर। वर्किंग, ये शायद आपका लास्ट वर्किंग नोट नंबर होने वाला है, हाँ लास्ट होने वाला है। इसके बाद डायरेक्ट हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो वर्किंग नोट नंबर 8 आपका किसके बारे में है, ये है आपका वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। याद है ना, प्लांट एंड मशीनरी में थोड़ी दिक्कत थी, उन्होंने हमें डेप्रिसिएशन वगैरह आ रही। अब आता है आपका वर्किंग नोट नंबर 8। वर्किंग नोट नंबर 8 है आपका वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि हम कंसोलिडेटेड बना रहे हैं। तो ए लिमिटेड की प्लांट एंड मशीनरी, बी लिमिटेड की प्लांट एंड मशीनरी, दोनों को मिला के कितनी हो गई प्लांट एंड मशीनरी। तो कंसोलिडेशन के टाइम पर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी क्या है वो हम जानेंगे वर्किंग नोट नंबर 8 में। ठीक है ना। तो चलो, ये बस ज़्यादा लोड ना लो, ये बस आपका लास्ट सेकेंड वर्किंग नोट है। इसके बाद एक और वर्किंग नोट है बस, उसके बाद आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो फटाफट सबसे पहले देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी किसकी, आपकी प्लांट एंड मशीनरी ऑफ ए लिमिटेड। तो ये आपको कहाँ मिलेगी, ए लिमिटेड की बुक्स में। कितनी है देखना, प्लांट एंड मशीनरी ए की है 2,40,000। प्लांट एंड मशीनरी ए लिमिटेड की है 2,40,000। ठीक है, ये तो सिंपल है। अब आपको इसमें ऐड क्या करना है, इसमें ए लिमिटेड की तो हो गई, अब आपको किसकी करनी है, बी लिमिटेड की। तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड ये आपकी हो जाएगी दोनों की एक साथ कंसोलिडेटेड। तो फटाफट से बी लिमिटेड की देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी ऑफ बी लिमिटेड, ए लिमिटेड तो हो गया, अब आएगा आपका बी लिमिटेड। अब इसमें देखना थोड़ा सा, ऑन 1 जुलाई कितनी थी, ये आपकी थी 1,80,000। 1,80,000 ये मुझे कैसे पता चला कि 1 जुलाई को बी लिमिटेड की 1 जुलाई को 1,80,000 है, ये उन्होंने खुद मुझे बताया था, उन्होंने खुद हमें बताया था द प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000 है। कब, 1 जुलाई को। उन्होंने खुद बताया था ना कि 1 जुलाई को कितनी है, 1,80,000। लेकिन हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं आपका 31 दिसंबर। ये कब की है आपकी, 1 जुलाई की, और हमें कहाँ जाना है 31 दिसंबर। ये कब की है, 1 जुलाई की, हमें कहाँ जाना है 31 दिसंबर। बीच में बताओ कितने महीने आपके, 6 महीने। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना तो बनता है ना। तो चलो फटाफट से लगाते हैं। तो बताओ कितना लगेगा, सिंपल सी बात, उन्होंने खुद बताया था
10% का रेट से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, तो डेप्रिसिएशन ऑफ 6 मंथ्स लगा दो, कितना होगा 1,80,000 पर 10%, 6/12, 6/12 मैंने क्यों किया, 6 महीने के लिए, ठीक है। तो ये आपका वैसे 18,000 आएगा और इसका हमने हाफ किया यानी कि 6 महीने का किया, तो ये आपका आ जाएगा 9,000। कितना आ जाएगा 9,000। 1,80,000 की 1 जुलाई को थी और डेप लग के कितना हो गया, 9,000 और डेप लग गया। तो 1,80,000 में 9,000 गए तो बोलो कितना आया, 1,71,000। 1,71,000। तो ए लिमिटेड की तो हमें डायरेक्ट पता ही चल गई थी। बी लिमिटेड की हमें पता थी लेकिन 1 जुलाई की पता थी, इसलिए लग के उस पर डेप्रिसिएशन लगा के हमें पता चल गया 6 महीने बाद इसकी वैल्यू कितनी है, 1,71,000। तो अब भाई किसका इंतज़ार कर रहे हो, जब ए लिमिटेड की पता चल गई, बी लिमिटेड की पता चल गई, ए लिमिटेड की पता चल गई, बी लिमिटेड की पता चल गई, तो फटाफट इन्हें मिलाओ ना, कंसोलिडेट करो ना। तो 171 और आपका 2,40,000, ये आ जाएगा आपका 4,11,000, 4,11,000। हो गया। सिंपल था ना एकदम। वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब आएगा आपका वर्किंग नोट नंबर 9, जो कि आपका होने वाला है लास्ट। ये होने वाला है आपका रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी हम कब देख रहे हैं, एज ऑन 31/12/2016। यहाँ भी हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कब थी, एज ऑन 31/12/2016, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमें क्या करना है, चलो फटाफट से पहले देखते हैं ए लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसका, आपका ए लिमिटेड का, यानी कि होल्डिंग कंपनी का। कहाँ से पता चलेगा हमें, बैलेंस शीट उठाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ए लिमिटेड का है आपका 57,200। 57, क्या आउटर कॉलम में लिख दूँ क्या, नहीं, रुको मिस रुको, आपको याद नहीं, उन्होंने घड़ी बावरी गलती करी थी, घड़े बावरे हो गए थे। जो उन्होंने क्या किया था, याद आ रही होगी ये लाइन आपको, इस डायलॉग से आपको याद आया होगा कि उन्होंने डिविडेंड को, प्री एक्विजिशन डिविडेंड को P&L में डाल दिया था, लेकिन उन्होंने डालना कहाँ चाहिए था, उन्होंने डालना चाहिए था कहाँ पर बोलो, इन्वेस्टमेंट में। तो हमने उनकी वो जो गलती करी थी वो हमने शुरुआत में, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही हमने ठीक कर दी थी। कहाँ गया वर्किंग नोट नंबर 1, 2, ये रहा। हमने P&L को डेबिट कर दिया था 16,000 से, जो कि उन्होंने क्रेडिट कर दिया था गलती से, हमने डेबिट कर दिया 16। तो डेबिट का मतलब क्या है कि P&L को कम किया है 16,000 से, तो P&L को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा 16,000 से। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही, कम करना पड़ेगा 16,000 से। तो लेस कर देंगे डिविडेंड ट्रांसफर्ड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो कि हमने बाद में ठीक करके क्या कर दिया था, उसे इन्वेस्टमेंट में डाल दिया था। कितना था, 16,000, जो हमारा डिविडेंड है 1600 शेयर्स पे, उतना ही। अब इसको हम डाल सकते हैं आउटर कॉलम में। 57,200 हमारा प्रॉफिट दिख रहा था जब उसमें एक गलती थी, इसके अंदर एक गलती है, उस गलती को निकालो फटाफट। 16,000 निकाल दिए, अब आपका एकदम सही प्रॉफिट आ गया, कितना, 41,200। ये किसका प्रॉफिट है, आपका ए लिमिटेड का, ए लिमिटेड का मिल गया। अब किसका चाहिए, बी लिमिटेड का, तो दोनों को मिला दो, मिल जाएगा कंसोलिडेशन। तो ए का मिल गया, अब हमें देखना है बी लिमिटेड का। तो इसमें प्लस कर देंगे आपका शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। देखो ध्यान से देखना, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आपका जो मेजॉरिटी का है वो गुडविल से एडजस्ट हो गया होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो प्रॉफिट आपके किस तरीके से थे, यहाँ पे मैं बताती हूँ।
प्री एक्विजिशन जो प्रॉफिट है आपका 100%, वो हमने क्या किया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जब हम कैलकुलेट कर रहे थे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे तो 20% वहाँ चला गया आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और जब हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे थे होल्डिंग कंपनी की तब वहाँ पे 80% एडजस्ट हो गया, यानी कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का पूरा काम तमाम हो चुका है। लेकिन आपको याद होगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 100% ये भी आपका, इसका 20% जो है वो माइनॉरिटी में हो चुका है, लेकिन अभी 80% पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट रह गया है। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, तो अब बात होगी आपकी, ये एडजस्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब रह कौन गया आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का 80%। तो आओ फटाफट पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट का 80% जो कि हमने वर्किंग नोट नंबर 5 में, इफ़ मैं नॉट रॉन्ग तो ये वर्किंग नोट नंबर 5 ही था, चेक कर लेते हैं एक बार क्या दिक्कत है। हाँ ये रहा वर्किंग नोट नंबर 5 पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, इसमें देखना ये रहा आपका 27,600 तो 27,600 भी ऐड कर लेंगे। ये किसका है आपका, बी लिमिटेड का। तो एक तो ए लिमिटेड का खुद का प्रॉफिट 41,200 जो उन्होंने खुद से बनाया है, और दूसरा जो बी लिमिटेड से उन्हें मिला, बी लिमिटेड से उन्हें कितना मिला आपका 80%, कितना मिला 80%, कितना है 27,600। तो एक तो उनका खुद का प्रॉफिट 41,200 और दूसरा 27,600, दोनों को मिला के प्रॉफिट हो जाएगा आपका 68,800। तो उम्मीद है आपको सारे के सारे वर्किंग नोट समझ में आए हो, कोई भी नहीं समझ में आए हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। सारे वर्किंग नोट्स हो गए, अब चलते हैं अपना, जो हम तो भूल ही गए कि हमें करना क्या था, हमें करनी थी बैलेंस शीट। तो आओ फटाफट से प्रिपेयर करते हैं। क्या प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट। तो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा आप भी हाइड्रेट हो जाइए। तो चलो पानी पीते पीते हमने आपका फॉर्मेट तैयार कर दिया है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं। कब की बना रहे हैं, एज ऑन 31 दिसंबर 2016। सिंपल सा फॉर्मेट आपका बैलेंस शीट का, हर बार की तरह, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, ठीक है। तो पहली बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है, इसलिए मैंने देखो कोई भी खुद से मेंशन नहीं करा, हम लोग साथ साथ बैलेंस शीट बनाते हैं। तो देखो पहला आपका कौन आता है, वेरी गुड, किस किस को पता है, पहला होता है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। तो एक तरफ आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटीज और दूसरा होता है आपका एसेट्स। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज में कौन कौन आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आपका पहला आता है शेयर होल्डर्स फंड्स। कौन आता है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर के क्या क्या फंड होते हैं, 2 होते हैं आपका, ए और बी। पहला होता है शेयर कैपिटल और दूसरा होता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। अगर आपको बैलेंस शीट अच्छे से बनाना आती है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें जो जिनको यूज टू नहीं होता है बैलेंस शीट बनाना, उनके लिए मैं उनको साथ साथ बनवा रही हूँ, वो लोग बनाते नहीं हैं, ठीक है। तो पहला आ गया समझ में, बोलो, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, और सेकंड हो जाएगा आपका एसेट्स। फिर इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर आपका शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर भी 2 आएंगे आपके, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। अब पहला हो गया, अब सेकंड शेयर होल्डर फंड्स, यहाँ तो आपका होल्डिंग का आ जाएगा, तो माइनॉरिटी का कहाँ आएगा, तो माइनॉरिटी का पूरा इंटरेस्ट एक जगह। याद है वो दिन जब हमने
पढ़ा था कि माइनॉरिटी का इंटरेस्ट अलग से शो होना चाहिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, अलग से डिस्क्लोज होना चाहिए। क्यों? ताकि हमें पता चले कि बाहर वालों का कितना है, बाहर वालों का भार कितना है। क्या डायलॉग है, बाहर वालों का भार कितना है। फिर थर्ड अपना आएगा नॉन करेंट लायबिलिटीज, जो कि हर बार की तरह पहले शेयर कैपिटल, उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटीज। यहाँ पे आ जाएगी आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। फिर चौथा आ जाएगा आपका, नॉन करंट हो गया तो आपको कौन आएगा, सिंपल करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। तो आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहला इक्विटी आ गया, उसके बाद लायबिलिटीज आ गई। इक्विटी में अब आपके 2 हो गए, वैसे आज तक तो हुआ नहीं ऐसा, 2 नहीं होते हैं, हर बार शेयर कैपिटल होता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला था जब कंसोलिडेशन करो तो बाहर वालों का भार अलग से दिखाओ, यानी कि माइनॉरिटी वालों का अलग से दिखाओ। तो इसलिए हमने एक कैपिटल होल्डिंग और एक कैपिटल माइनॉरिटी की, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की अलग अलग करके दिखा दी। तो इक्विटी हो गई आपकी। अब आपका कौन बचा, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ में आपके आएंगे नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़। हो गया, वेरी गुड। अब करंट लायबिलिटीज़ में आपके 2-4 आएंगे, ट्रेड पेपर जो भी उन्होंने दे रखा हो वो हम साथ के साथ लिख लेंगे, अभी फॉर्मेट में ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं, आपका पहला हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। कहाँ गया बेटा, इधर ये रहा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। सेकंड होगा आपका लायबिलिटीज़, हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। सेकंड होगा आपका एसेट्स। एसेट्स में पहला आपका आएगा, एसेट्स में 2 तरीके के एसेट्स होते हैं, एक नॉन करंट एसेट्स और दूसरा करंट एसेट। एक नॉन करंट एसेट्स और दूसरा होगा आपका करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट्स में भी आपके 2 आएंगे। पहला आपका आएगा फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, पहला आएगा आपका फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा आपका आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट्स में भी आपके 2 आएंगे, एक आपका होगा टेंजिबल और दूसरा आपका होगा इंटेंजिबल। कितने आराम से बना रहे हैं ना, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है यार, इतनी आराम से ही बनाएंगे। नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स के 2 बच्चे, टेंजिबल इंटेंजिबल, ठीक है। नॉन करेंट्स के 2 कौन कौन, फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो सबसे बड़ा था आपका ये 1 नॉन करंट एसेट्स। तो सेकंड बताओ कौन होगा आपका, करंट एसेट। करंट एसेट में जो जो वो देंगे वो अपन लिख लेंगे बैलेंस शीट को देखते हुए। तो हो गया, बस इतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। और वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो अकाउंट्स में सिंपल सी बात है, याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं होती। अब फटाफट से लिखते हैं अपना शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल आ जाओ। ए लिमिटेड की शेयर कैपिटल देखो, आपको 5 लाख दे रखी है। कितनी दे रखी है, 5 लाख। तो फटाफट से आउटर कॉलम में लिख दो, ठीक है। ये आपकी किसकी है, ए लिमिटेड की। बी लिमिटेड की कैपिटल कहाँ एडजस्ट हो गई होगी, बोलो। बी लिमिटेड की जो 80% कैपिटल है वो आपकी एडजस्ट हो गई होगी। याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था कि इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, एलिमिनेट हो जाती हैं। यानी जो ए लिमिटेड की बुक्स में बी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट दिख रही है, ये जो इन्वेस्टमेंट दिख रही है, ये बी लिमिटेड में क्या दिख रही है, शेयर कैपिटल। इनके में इन्वेस्टमेंट दिख रही है और बी लिमिटेड में शेयर कैपिटल। तो एक ही बात है, तो यहाँ से गुडविल के अकॉर्डिंग, गुडविल के ज़रिए ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ किसकी दिखेगी, आपकी ए लिमिटेड की कैपिटल दिखेगी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, बोलो, कोई भी दिक्कत नहीं है, पक्का ना, ठीक है। अब आता है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। ये कहाँ से आएगा, ये आपका आ जाएगा बैलेंस शीट से। तो देखो कितना दिख रहा है यहाँ पर आपका 2,40,000। तो ये हमने ए लिमिटेड का बैलेंस शीट से ले लिया
और बी लिमिटेड का तो हमने ऑलरेडी क्या बना रखा है, वर्किंग नोट। तो ए लिमिटेड का लिखो पहले 2,40,000, कितना आ गया 2,40,000। और बी लिमिटेड का कहाँ है, एक सेकेंड, बी लिमिटेड का ये रहा आपका वर्किंग नोट नंबर 9 में 68,800, 68,800। तो 2,40,000 प्लस 68,800, ये आपका आ गया 3,08,800, 3,08,800। ठीक है, तो पहला हो गया आपका शेयर कैपिटल और दूसरा हो गया आपका रिजर्व एंड सरप्लस। अब आपका सेकंड आता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कौन से वर्किंग नोट में, एक सेकेंड, ये रहा वर्किंग नोट नंबर 6 में माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आया था आपका 83,600। तो वर्किंग नोट नंबर 6 का रेफरेंस देते हुए 83,600, बस आपको कॉपी और पेस्ट करना है क्योंकि हमने सारी मेहनत जो है वो वर्किंग नोट में बना चुकी थी। अगर आप नॉन करेंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो अगर मैं आपको बैलेंस शीट दिखाऊँ तो इक्विटी के बाद, रिजर्व एंड सरप्लस के बाद डायरेक्ट आपको करेंट लायबिलिटीज़ दे रखी है, मतलब यहाँ पर कोई भी नॉन करेंट लायबिलिटी नहीं है। तो नॉन करेंट लायबिलिटी जो है वो आपका ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपन करेंट लायबिलिटीज़। करेंट लायबिलिटीज़ बहुत सिंपल है, ए लिमिटेड की करेंट लायबिलिटीज़, बी लिमिटेड की करेंट लायबिलिटीज़, दोनों को जोड़ दो, बन जाएगा आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो पहली आपको दे रखी है बैंक ओवरड्राफ्ट और दूसरा दे रखा है आपको ट्रेड पेबल। तो लिखते हैं अपना ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल आपको दे रखे हैं बैलेंस शीट, एक सेकेंड, 47,100 और 17,400। तो 47,100 आपके ए के और 17,400 आपके बी के, तो ये हो जाएंगे आपके 64,500। ट्रेड पेबल कितने हो गए आपके 64,500। कैसे आए, यहाँ पर लिख देते हैं 47,100 और 17,400। दूसरा आपका शॉर्ट टर्म बोरेंग्स। शॉर्ट टर्म बोरेंग्स में है आपकी ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट कितने दे रखे हैं, ओवरड्राफ्ट सिर्फ और सिर्फ आपके दे रखे हैं 80,000, मतलब सिर्फ और सिर्फ ए लिमिटेड के कितने दे रखे हैं 80,000। तो ये जो है हमारा लायबिलिटी साइड पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं एसेट साइड पर, आ गए। एसेट साइड में सबसे पहले आपकी कौन सी एसेट, नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, और इंटेंजिबल में तो आपकी कौन आएगी, गुडविल। गुडविल हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, बताओ कहाँ, सब कुछ ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। वर्किंग नोट नंबर 7 में कितनी आई थी, 3 लाख, नहीं ये थोड़ी है गुडविल, 17,200। वर्किंग नोट 7 है, गुडविल हमारी आई है वर्किंग नोट नंबर 7 में कितनी, 17,200। इंटेंजिबल हो गई आपकी। अब कौन आएगी आपकी, टेंजिबल। तो टेंजिबल में आते हैं, टेंजिबल में है आपकी दो चीज़ें, एक तो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग और दूसरी है आपकी प्लांट एंड मशीनरी। तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी का तो अपन ने एक वर्किंग नोट बनाया था, कहाँ है, ये रहा। वर्किंग नोट नंबर 8 में हमने प्लांट एंड मशीनरी बनाया था जिसमें आए थे आपके 4,11,000। टेंजिबल में आपके कौन आएंगे, दो जने, कौन कौन, एक आएगा लैंड एंड बिल्डिंग और दूसरा आपका आएगा कौन, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी हमने वर्किंग नोट नंबर 8 में किया था, कितना आया था, 4,11,000। वर्किंग नोट नंबर 8 में किया था, आया था 4,11,000।
अब हमें लैंड एंड बिल्डिंग करनी है, तो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए सिंपल, तो बैलेंस शीट में आपकी लैंड एंड बिल्डिंग दिख रही है ए लिमिटेड की 1,50,000 और बी लिमिटेड की 1,80,000, 1,50,000 प्लस 1,80,000। लैंड एंड बिल्डिंग जो है आपकी, लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो है आपकी 3,30,000। और ये लैंड एंड बिल्डिंग को हमने कंसोलिडेट कर दिया और प्लांट एंड मशीनरी को ऑलरेडी हम वर्किंग नोट नंबर 8 में कैलकुलेट कर चुके थे। दोनों को प्लस कर देंगे, 3,30,000 प्लस 4,11,000, तो हमारा आ जाएगा 7,41,000। क्या 7,41,000 ये आ जाएगा अपना टेंजिबल, 7,41,000। इंटेंजिबल ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे गुडविल के ज़रिए वर्किंग नोट नंबर 7 में, और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं है, तो अपन आ जाते हैं करंट एसेट्स पर। करंट एसेट्स कौन कौन से दे रखे हैं? सबसे पहला आपका इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश। तो लिख दो इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और लास्ट आपका कैश। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश। इन्वेंट्री दे रखी है आपको 1,20,000 प्लस 36,400। फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ, 1,20,000 प्लस 36,400, ये आपका आ जाएगा 1,56,400। ए की इन्वेंट्री, बी की इन्वेंट्री, दोनों को मिलाया, कंसोलिडेशन कितना आया? 156,400। हाँ बिल्कुल सही, गलती नहीं करनी है, 156,400। ठीक है, कैसे आई पता है ना आपको? इन्वेंट्री साइड में लिख दूँ क्या? लिख देती हूँ। इन्वेंट्री आई आपकी 1,20,000 प्लस 36,400, बैलेंस शीट में इसी निकाली हमने। अब ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल है आपके 59,800 और 40,000, 59,800 प्लस 40,000, तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, कर लेना अगर हो तो। वैसे ये आ जाएगा आपका 99,800। लास्ट रहेगी आपका कैश। कैश कितना है आपका 14,500 प्लस 8,000। अरे ये कहाँ से देख लिया? यहाँ से देख लिया, 14,000 8,000, तो ये आपका आ जाएगा, देखो 8 और 4 12 का 1, 22,500। ठीक है, तो ये आपके जो है सारे एसेट्स और सारे के सारे लायबिलिटीज लिख लिए। अब एक बात सुनना मेरी अच्छे से, ये जो मैंने साइड में इधर लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, जैसे ये 2+2+ करके, ये सब आपको इज्जत से एकदम तरीके से आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं और इनके लिख के, जैसे ये दोनों मैंने प्लस किया है, लिख के नोट्स बना के यहाँ पर, यहाँ जो नोट नंबर का कॉलम है ना, यहाँ पर जो है वो आप रेफरेंस दे देना। ठीक है, और वैसे एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो इम्पॉर्टेंट नोट बना देना, जैसे कि आपका शेयर कैपिटल का शेयर होल्डर फंड्स का सबसे ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा, जिसमें भी ज़्यादा वर्किंग्स हो ना, जैसे इसमें वर्किंग लग रही है कि प्लांट एंड मशीनरी का अलग, लैंड एंड बिल्डिंग, तो इन सब के टेंजिबल इंटेंजिबल इन सब के क्या दे दोगे आप, नोट नंबर यहाँ पर रेफ़र कर देना। ठीक है, तो सारे के सारे लायबिलिटीज़ ऐसे डल गए हैं, बस हमें क्या करना है, प्लस करना है। देखते हैं भगवान मैच होती है कि नहीं होती है। तो 5 लाख आपकी शेयर कैपिटल, 3,08,800 आपकी ये कौन है, ये रिजर्व एंड सरप्लस, वेरी गुड। ये आपका नेक्स्ट 83,600, ये होगा माइनॉरिटी, हाँ। और ये आपकी करेंट लायबिलिटी 64 प्लस 500 और आपका 80,000, ये आपका आ गया 10,36,900। होप सो, उम्मीद है बैलेंस शीट हमारी मैच होगी। देखते हैं एसेट साइड में, 7,41,000 ये आपकी टेंजिबल आ गई, 17,200 आपकी गुडविल यानी इंटेंजिबल, ये तीनों आपकी कौन है, करेंट एसेट कितनी, 1,56,400, 99,800 और आपका 22,500, ये आपका, ओहो आ गया
1036,900। तो आपकी बैलेंस शीट मैच हो चुकी है। अच्छा, ये जो मैंने वैसे तो अपना क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो चुका है। सारे वर्किंग नोट्स, हमें टोटल 9 वर्किंग नोट्स लगे इसमें। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन, लेंथी था क्वेश्चन, लेकिन वर्किंग नोट्स से हमारी जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी आसान हो चुकी है। ये कॉलम मेरा पूरा खाली है क्योंकि वर्किंग नोट्स नहीं बनाए मैंने। नोट्स अगर मैं आपको ये दिखा दूँ, नोट नंबर देखो किस तरीके से बनाते हैं। शेयर कैपिटल, शेयर्स कितने थे, 5000 इंटू 100, 5 लाख। साथ साथ अपनी देख लो, हमारी भी शेयर कैपिटल 5 लाख है ना, तो यहाँ पे नोट नंबर 1 बना के अपन यहाँ नोट्स टू अकाउंट इस तरीके से हेडिंग डाल देंगे एक और पेज पर। ठीक है, इतना तो आप कर लोगे इसलिए, लेकिन मैं फिर भी आपको एक मतलब बता दे रही हूँ कि थोड़ा सा बता ही देती हूँ, है ना। अब ये नोट्स टू अकाउंट, जैसे कि आपको पता है, पूरा का पूरा नोट नंबर का मैंने कॉलम खाली रखा है। उम्मीद है मुझे कि नोट्स टू अकाउंट्स तो आप लोग बना दोगे, है ना। इतना तो सिंपल सी बात है। क्या करूँ, बता दूँ या नहीं बताऊँ? ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ, है ना। बना तो आप लोगे, इतनी तो मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो देखो क्या करना है, ये मैंने आपको ये रखा है मेरे सामने, कौन, इंस्टीट्यूट का मटेरियल, जिसका सॉल्यूशन है नोट्स टू अकाउंट। देखो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट डाला है शेयर कैपिटल 5000 शेयर 100 यूज के। देखो अपने भी कितने, 5 लाख। नीचे आ भाई, ये रहा 5 लाख। अब हमें ये जो नोट है, ये यहाँ नोट्स टू अकाउंट हेडिंग डाल के 1 डाल के हमने शेयर कैपिटल लिखा है ना, यही हमें क्या करना है, शेयर कैपिटल के आगे यहाँ पर 1 लिख देना है। यहाँ पर 1 लिख देना है, तो इससे हमें रेफरेंस पता चल जाएगा ये 5 लाख कहाँ से है। इसी तरीके से आपको रिजर्व एंड सरप्लस पर 2 लिखना है और यहाँ भी 2 लिख देना है, ये करते जाना है। अब रिजर्व्स कहाँ से आए, 2,40,000 बैलेंस शीट से आए। 6800 कहाँ से आया, P&L से आया। ये कहाँ है, वर्किंग नोट नंबर, जो भी हमारा वर्किंग नोट नंबर, इनका नहीं, अपना जो था। ऐसे करके ये 3,08,800। ट्रेड पेबल कैसे आए, ए के उठाए बी के उठाए, दोनों को मिला दिए, ये रहे ये आ गया। ठीक है, ट्रेड पेबल जैसे अपन ने यहाँ लिखना है ना, ये ऐसे नहीं लिखना, वर्क इसका नोट बना के, नोट नंबर 3 जैसे इन्होंने बनाया, नोट नंबर 3 बोल के उसका 3 रेफरेंस यहाँ दे देना है, और इस तरीके से आपका 64,500 जो है वो इस तरीके से आया। इसी तरीके से शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का 4 था। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये कैसे आया, ये रहा। इस तरीके से छोटे छोटे आपको क्या बना देने हैं, नोट्स टू अकाउंट बना देने हैं, सारे के सारे। देखो ऐसे ही, ठीक है। तो इतना तो आप कर लोगे, मुझे मालूम है, इतना तो आप जीनियस बंदे हो यार, इतना कर लोगे। तो चलो, बहुत थक गए आज तो, बहुत लंबा क्वेश्चन था सच्ची में। कितना टाइम हो गया पता ही नहीं चला। तो जो भी आपका कुछ रह गया हो तो वीडियो पॉज कर लेना, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन तो भाई है ही, अपनी बात करने के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।